देखिए, टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, तो उसको मैंने 3 हिस्सों में, दो तो चैप्टर्स हैं, ये आप लोगों को पता है, बट मैंने आपको और बेटर थोड़ा सा समझाने के लिए उसको 3 हिस्सों में बांट दिया है। एक हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री एक हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जो आपने देख लिया कि अपने आप में 4 चैप्टर के बराबर एक टॉपिक है, तो अलग ही पढ़ना चाहिए। और एक हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो मेरी पढ़ाई का जो अभी जो स्टाइल चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि अभी और क्या क्या बाकी है और अब तक आपको क्या क्या आ जाना चाहिए था। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो स्कूल का आई मीन टू सी जो टेक्स्ट बुक का लेवल है, वो करा दिया था पहले 3 क्लासों के अंदर, जिसमें से आज पहली रिकॉर्डिंग मैंने डिलीट कर दी है, क्योंकि करनी पड़ेगी, जगह नहीं होती है जूम के अंदर। तो आज ही की है मैंने आपको रोज वार्निंग दे रहा था कि मैं करने वाला हूँ, तो फाइनली आज फर्स्ट रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिल पाएगी, डिलीट हो चुकी है। तो जो 3 क्लासें थी उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री समझा दी थी कि देखो आप टेक्स्ट बुक कर लो, मैं उसके आगे नहीं गया। फिर मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझा दी 2 क्लास के अंदर, वो बुक की थी, मैंने आपको समझा दी। अब आगे पढ़ना बाकी है। और जो 3 क्लासें या 4 क्लासें मैंने आपको आइडेंटिटीज को पूरी तरह से समर्पित कर दी, वो आपके सामने ही है, अभी आपकी जस्ट अभी कल तक चली रही थी, उनको आप कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। और जो और थोड़ा सा बच्चे पढ़ना चाहें उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में और थोड़ी सी मेरे पास में एक्स्ट्रा डिस्कस नहीं करता हूँ। तो अब आगे क्या करने वाले हैं, तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे। बस हमारे को अब जो हमने एक जो ट्रिग्नोमेट्री किताब की पढ़ी थी, आइडेंटिटीज भूल जाइए, आइडेंटिटीज खत्म हो चुकी है टेक्निकली। एक तो ट्रिग्नोमेट्री की पहली 2-3 जो एक्सरसाइज आपकी, वो उनका हमें हायर लेवल पढ़ना है, पिछली बार नहीं पढ़ाया था, इस बार। और एक हमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किताब की खत्म कर चुके हैं, उसका हायर लेवल पढ़ना है, तो वो मैं आज आपको स्टार्ट करा रहा हूँ। बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फिर भी आपके लिए अभी भी इजी ही रहेगा, और अभी भी आपके लिए स्कोरिंग ही रहेगा, और आपको आइडेंटिटीज पढ़ के समझ में आ गया होगा कि हार्ड और इजी का मतलब क्या होता है। तो पहली चीज, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करेंगे आज। दूसरी चीज, आप में से जो भी बच्चा यहाँ पे बैठा हो जिसने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्लासें नहीं देखी हैं, वो तुरंत क्लास से विदा ले ले, क्योंकि उसको कोई आज कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। 2 क्लासें जिन्होंने अटेंड की है वो आज की क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं, और बाकी लोग देख लें कि उनको कैसे क्या करना है, क्योंकि अभी भी वो 2 क्लासेस मौजूद हैं, उनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ईजी है, आइडेंटिटीज का 20% भी नहीं है, एक बार समझेंगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा, और एग्जाम तक आपका कार्यक्रम क्लियर है। आखिरी बार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। तो अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आगे का लेवल क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कहने को नेक्स्ट लेवल है टेक्स्ट बुक का, बट ये भी इजी है, इसमें कुछ भी कुछ खास नहीं है। तो जो 2 क्लासों में हमने पढ़ा, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, आज मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा, बस उसमें थोड़े से बेटर क्वेश्चन लूंगा। देखिए, मैं लेवल हमेशा धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, तो जो किताब का लेवल है वो बहुत इजी है, मैं आज लेवल बढ़ाऊंगा। मगर ये जो आप जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें बच्चों मैं आपको बता देता हूं ताकि आप पहले से थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, या आप समझ जाओ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो किताब के हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चंस तो अभी भी वही रहेंगे। बहुत अभी 1-2 क्लास के बाद में ऐसा होगा कि यार चलो यार अब तो याद करो 2-3 क्वेश्चन, वरना लेवल यही रहेगा। सिर्फ जो नई चीज मैं आपको सिखाऊंगा, वो क्या सिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। लैंग्वेज, आपने देखा है सारे क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर है ना। तो जो अदर क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको और कराऊंगा, अब कुछ टेक्स्ट बुक के, कुछ बाहर के, फिर मैं आपको वर्कशीट सेंड करूंगा, उसमें आप देखेंगे आज की क्लास खत्म होते होते आपको पता लग जाएगा कि सर ये तो वही क्वेश्चंस हैं, डायग्राम भी वही बन रहे हैं, कैलकुलेशन भी वही इजी है। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अभी भी क्वेश्चंस वही है, बस जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में आपको बताते जाऊंगा कि देखो बच्चों इसका ये मतलब होता है, आप उसको याद कर लीजिए और आप उसको एग्जाम में टिका दीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन एक्सेप्ट अ फ्यू क्वेश्चंस, फ्यू का मतलब वो भी लास्ट में आएंगे, 2-4 ऐसे हैं कि जो तकलीफ देते हैं, बाकी बहुत इजी हैं। मैं आपको बताता हूँ मेरा मतलब क्या है। जैसे देखिए, आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूं, हमने पढ़ा था इन शॉर्ट, अगर आप देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। जिसने शब्द नहीं सुने हो, मैं फिर कह रहा हूँ वो बाहर जाए कुछ और करे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एलिवेशन मैंने आपको बताया था, जब भी आप आई लेवल के ऊपर कुछ देखते हैं,
शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूँ। आई लेवल के जब आप नीचे कुछ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और आपको मैंने कोशिश की थी 2 क्लासों में रटाने की कि जहां भी आपका आई लेवल हो, जैसे ये आपका आई लेवल है तो आप ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ देख रहे हैं आप, अभी काइट का सीजन है, काइट देख रहे हैं, तो ऊपर आप देखते हैं तो ये बनता है एंगल ऑफ, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। नीचे आप कोई चीज देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद रखने वाली बात क्या थी कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनेगा। याद करिए, मैंने 2 क्लासों में बहुत समझाया था, इसके साथ में मत बनाइएगा कोई भी एंगल, एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो। सिंपल सी बात है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब जो भी एंगल बनेगा ना वो इसके साथ, ऊपर बनेगा तो इसके साथ, नीचे बनेगा तो इसके साथ। जिस बच्चे को ये बात पता है वो मैक्सिमम तो पहले ही समझ जाते हैं, गलतियां होना बंद हो जाती है। और अगर आपको ये भी बताया था कि इस लाइन की जरूरत, सोचने की जरूरत कि कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं, इसकी मैक्सिमम तभी जरूरत पड़ती है व्हेन यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन रिलेटेड टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज इन द केस ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन देयर इज नो ऑप्शन, आपको ये लाइन आप यूज करते ही करते हैं, सो देयर इज नो मिस्टेक पॉसिबल। लेकिन जब आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो कॉमन सेंस की बात है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, जब आप नीचे किसी चीज को देखेंगे। जब आप नीचे किसी चीज को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं ऊपर हैं, तो जब आप कहीं ऊपर तो आपको एक हवाई लाइन जमीन के पैरेलल खींचनी ही पड़ेगी। बस तो वो वाली बात है कि जो काम हमें करना पड़ता है उसमें हम गड़बड़ कर लेते हैं। तो ये जो लाइन है कैसे भी याद कर लीजिए आप कि एंगल ऐसे ही बनेगा, ठीक है। नहीं तो सर ने कहा था कि यार एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन में याद रख के तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना, तो भी आपको याद रह जाएगा। तो इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ नहीं समझा सकता, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप इस तरह के मिस्टेक्स को कमिट करें। और फिर इसके बाद में हमने क्या किया था, देयर वर यूजुअली थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। पहला जिसमें दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है, दूसरा जिसमें दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब दोनों चीजें नीचे हैं, तीसरा जिसमें एक चीज ऊपर है और एक चीज नीचे है। तो मैंने आपको सबके एग्जांपल्स दे दिए थे और अभी भी वो मौजूद है रिकॉर्डिंग के अंदर। तो बच्चों कुल मिला के कहानी ये है कि ये समराइज मैंने कर दिया है कि ये मैंने आपको पढ़ाया है। सॉल्व मामले में भी जो भी मैंने आपको बताया था वो भी पढ़ते पढ़ते मैं आपको याद दिला दूंगा। जो फाइंड करना है ना उसी को आप एक्स लीजिए, और जो बची हुई है, मैंने आपको बताया था आपका पूरा कोर्स टेन थीटा के अलोंग रिवॉल्व करता है, आपका परपेंडिकुलर और बेस के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करता है। एप्टीन्यूज के गिने चुने 1-2 केसेस हैं जो मैं ही बताऊंगा, किताब में तो है नहीं। तो आप टेन थीटा के आसपास रिवॉल्व करेंगे तो आपको परपेंडिकुलर और बेस की ही कहानी पढ़नी है। आपको याद होगा एक डिस्टेंस दिया हुआ होता है कोई ना कोई परपेंडिकुलर या बेस, और एक को हम एक्स ले लेते हैं और जो बचता खुचता है उसको वाई ले लेते हैं। ये इन शॉर्ट 10 मिनट 5 मिनट के अंदर मैंने पूरा 2 घंटे का निचोड़ निकाल के रख दिया है। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं, उसमें लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आते हैं किताब में भी है, टेक्स्ट बुक में भी है, बहुत इजी है, मैं बस समझा रहा हूं, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। देखिए क्या होता है बच्चों, जो शेडो बनती है ना, शेडो, शेडो जानते हैं आप। अब जैसे मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, पेड़ है, स्टेचू है, घर है, टावर है, आप है, कुछ भी हो सकता है। तो सनलाइट में या जब कमरे में होते हैं तो ट्यूबलाइट में, कहीं पर भी शेडो बनती है हमारी। वो शेडो कैसे बनती है उसमें साइंस तक तो जाने की जरूरत है नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी चीज जो होती है वो अपने ऊपर आने वाली रेज को रोक लेती है, लाइट की रेज को। तो जैसे मान लीजिए कि अभी सन यहाँ पर है कहीं पर, ठीक है, ये हम बचपन में ऐसे छोटा सा ही सन बनाया करते हैं, देखिए ऐसे ही बनता है ना अभी भी। तो ये सन है और ये यहाँ पर कोई टावर है या कुछ भी है, तो सन की जो रेज आती हैं, देखिए ये तो सीधी चली जाएगी, ये भी सीधी चली जाएगी, और ये देखिए जो इसका टॉप है ना, टॉप टॉप, और इसके बाद में ये जो है ना, ये सारी रुक जाएंगी, सही है क्या। तो होता क्या है कि इसके आगे तो रोशनी है, इसके आगे तो लाइट है, दिस इज लाइट एट दिस प्लेस फ्रॉम हेयर टू हेयर, बिकॉज इसके बाद में तो सन की रेस पहुंच ही नहीं है, तो यहाँ तो लाइट पहुंच जाती है।
यहाँ पर आप या टावर या ट्री जो भी होता है उसको रोक लेता है। तो अल्टीमेटली यहाँ की जो रेज है वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो जितनी रेज को ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है उतना जगह के ऊपर अ लिटिल बिट ऑफ डार्कनेस जो है, अंधेरा, वो हो जाता है, और उसको ही हम बोलते हैं शेडो। सही। तो एक टर्म है यहां पर कि ये जो एंगल होता है ना, एंगल, ये जो एंगल होता है, मान लीजिए ये एंगल है लेट से 32 डिग्री। हालांकि आपके कोर्स में 30, 45, 60 है, बट मैं जानबूझ के अलग अलग देता रहता हूं, क्योंकि आज नहीं अगले साल तो देखोगे जिंदगी 30, 45, 60 पे तो खत्म नहीं होगी। इस साल 30, 45, 60 है, बस ये क्यों है वो अब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इस साल आपको 3 ही एंगल बताना चाहते हैं, और चाहते हैं कि उनको तुम याद कर लो, क्योंकि अगले साल सारे एंगल आ जाएंगे तो तुम्हें याद नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा कुछ बुरा। अच्छी बात ये होगी कि सारे एंगल तुम्हें याद नहीं करने पड़ेंगे, बुरी बात ये होगी सारे एंगल आ जाएंगे तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो 32 डिग्री है मान लीजिए। तो बच्चों ये जो एंगल बन रहा है ना, अभी सारा कचरा हटा के आप, तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएंगे? ये किसके घर के अंदर न्यूज चल रही है भाई? न्यूज चल रही है, पिताजी की झाड़ पड़ रही है। चलो टाइम पर समझ में आ गया। अब ये बाई चांस किसी को लगता हो कि सर ने देखा नहीं, उससे पहले मैंने म्यूट कर दिया, तो आपको भी पता होगा, आप जब रिकॉर्डिंग देखते हैं तो नाम लिखा हुआ आता है कि किसका, कौन बोल रहा था। तो खैर कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं पकड़ूंगा, लेकिन ध्यान रखा करो, ठीक है। तो ये देखिए, अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्या समझाने वाला हूँ देखिए। पहले मैं चलो ये बता देता हूँ मिटाने से पहले, ये जो एंगल है ना, ये 32 डिग्री, ये एंगल जो है, ये एंगल कहलाता है, बस ये टर्म्स याद कर लेना बस, बाकी सब कुछ सेम है। सन्स एल्टीट्यूड, और या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। बहुत ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, क्योंकि मैंने खुद ने ही आपको ये पढ़ाया है पहले कि एंगल ऑफ एलिवेशन के आगे टर्म्स, लैंग्वेज सिखाई है मैंने आपको। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट, ऑब्जेक्ट काइट, फ्रॉम लिखा होता है, फ्रॉम द ग्राउंड या फ्रॉम द रूफ या फ्रॉम माई कार, मतलब आप कहां से देख रहे हैं, होते हैं ना दो, ऑफ और फ्रॉम। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द कार फ्रॉम द टॉप ऑफ माई रूफ, लिखा होता है किसको देख रहे हो, कहां से देख रहे हो। ऑफ के आगे ऑब्जेक्ट, फ्रॉम के आगे कहां से देख रहे हो, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम देयर। सही है। तो जब आपको इसका क्वेश्चन आएगा तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, तो उसके लिए टर्म्स आपको याद होना जरूरी है। When somebody says the angle of elevation of sun is 32 डिग्री, इसका मतलब क्या है? अब मैं मिटा रहा हूं बाकी फालतू चीजें, मैं साइंस तो पढ़ा नहीं रहा था, सिंपल है। ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रही इसकी शेडो। इसके टॉप को शेडो के लास्ट पॉइंट से जोड़ दो, तो ये जो एंगल बनता है, बस इससे हमें मतलब है, ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, या ये कहलाता है सन्स एल्टीट्यूड। ये आया कहां से वो मैंने आपको दिखा दिया, उसका पढ़ाई में कोई लेना देना नहीं है। जहां भी सन होगा, अब देखो सन यहां था तो ये था, अब मान लो सन यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो आपको पता है सन ऊपर तो शेडो छोटी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि जब सन यहाँ होगा तो बताइए आप, यहाँ रोशनी रहेगी तो इतनी सी शेडो छोटी सी बनेगी या नहीं बनेगी? तो ये जो एंगल है ना, ये कहलाएगा सन्स एल्टीट्यूड या एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है, लेकिन जब भी कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए कि द सन्स एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब ट्राइंगल बनाना है यार। आप किसी से ये मत पूछने बैठ जाना कि सर मुझे क्या पता शेडो कितनी लंबी है, मैं कहां पे बनाऊंगा। आपको अगर मैं कह रहा हूं कि द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, एक टावर है उसकी शेडो है सन्स एल्टीट्यूड 30 डिग्री, तो आपको कुछ नहीं करना, टावर शेडो खत्म कहानी, दिस इज 30 डिग्री। तो बच्चों अब समझ में आ गया, घूम फिर के निकला कुछ भी नहीं, लेकिन समझ में तो आ गया आप लोगों के कि इसका मतलब क्या है। दिस एंगल इज सन्स एल्टीट्यूड और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। अब इसका अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, तो नो डाउट आपके आराम से समझ में आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ सर कुछ नहीं है। अगर सन्स एल्टीट्यूड का मतलब पता है तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। तो मैं एज इट इज टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन उठा रहा हूं, कारण और बता देता हूं मैं आपको। मैं चाहूं तो मैं यहाँ पर भी आपको मन से 50 एग्जाम्पल दे ही सकता हूँ, किताब की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादातर, लेकिन मैं किताब का क्वेश्चन इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि उसमें एक चीज और है। उस क्वेश्चन की अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, तो वो अंग्रेजी अगर किसी की थोड़ी सी कमजोर है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए ना, तो समझ में नहीं आता क्वेश्चन, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, लेट मी फाइंड इट, मिल गया मुझे।
ये आपको मिलेगा, वेट, ओके, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, वैसे मैंने ऑलरेडी सब पर इंपॉर्टेंट मार्क कराया था पिछली क्लास के अंदर, ठीक है। सो आई एम रेफरिंग टू पेज नंबर 201 एंड एग्जांपल नंबर 5। मैं रीड कर रहा हूं, आप सब अंग्रेजी के भी मास्टर हैं, आप समझते होंगे मैं जो बोल रहा हूँ, लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। सो द क्वेश्चन इज दिस, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। बोलो, ये तो सिंपल है, ठीक है, टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। सो द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree। ये क्या दिमाग लगाने में थोड़ा समय लग जाता है। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer, 40 meter longer, not long, 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree then when it was 60 degree या it is 60 degree। तो अंग्रेजी मेरी भी थोड़ी सी ठीक ठाक है, तो जो मेरी समझ में आता है वो यही आता है कि जो इस पे लिखा है कि जो एक टावर है उसकी जो शेडो है वो इट इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, वो 40 मीटर ज्यादा लॉन्ग पाई गई, ज्यादा 40 मीटर ज्यादा, मोर लॉन्गर 40 मीटर ज्यादा लॉन्ग बनी when the sun's altitude is 30 डिग्री, जब 30 डिग्री का एंगल था तब 40 मीटर ज्यादा लंबी बनी। then when it is 60 डिग्री, कब के कंपैरिजन में, जब वो था 60 डिग्री। समझ गए क्या? मतलब जो 60 डिग्री पे था उससे 30 डिग्री के ऊपर 40 मीटर ज्यादा लंबी शेडो बन रही है। तो ये लैंग्वेज भी अच्छी है, ठीक है, नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, बच्चे की और गलती का होती है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको लगेगा सर हमारी अंग्रेजी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ गलती कहाँ होती है। सो अपन एक काम करते हैं, अपने को मैंने आपको बताया था शेडो बनाना है, टावर बनाना है, ज्यादा दिमाग लगाना है, तो ये रहा शेडो, ठीक है। तो ये कह रहा है 40 मीटर लॉन्गर जब 30 डिग्री थी देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। तो आप पहला कुछ भी आप सोच लीजिए, एक तो ये शेडो है, तो टावर तो यही है, ठीक है। शेडो छोटी बड़ी हो रही है तो शेडो एक छोटी एक बड़ी ले लीजिए, तो चाहे यहाँ एक छोटी ले लीजिए, इसको छोटी लेंगे तो ये लंबी हो जाएगी, और इसको छोटी लेंगे तो एक यहाँ ले लीजिए। समझाऊंगे पूरा आपको, आपको लग रहा होगा सर क्या बना रहे हैं, समझाऊंगा आपको। देखो सन यहाँ है तो शेडो इतनी लंबी बन रही है, और सन यहाँ आ गया तो शेडो इतनी लंबी बन रही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है समझना, ठीक है। और अंदर कौन सा एंगल होगा, बाहर कौन सा एंगल होगा, वो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, नहीं भी लिखा होता तो भी आप इतनी मैथ्स तो जानते ही हैं, ये वाला एंगल हमेशा इससे बड़ा ही होगा, कॉमन सेंस की बात है। तो ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, और क्वेश्चन में भी ये लिखा हुआ है कि 30, और होगा तो यही ना, मैं अभी यहाँ पर 30-60 बना दूं तो कोई बताओ मैथ्स की तो खटिया खड़ी हो गई या नहीं हो गई कोई। अच्छा कौन बताएगा कि ये एंगल पक्का क्यों है, बड़ा होगा, जरा बताना जरा, ये ऐसा क्यों है कि यही बड़ा होगा, जरा ये कौन बताएगा। मैं भी ज्ञान झाड़ रहा हूँ, बोल धीमान। सर क्योंकि अगर हम लोग एक बिल्डिंग के जितना ज्यादा पास जाते जाएंगे तो अपने को अपना मुंह उतना ज्यादा मैथमेटिकल रीजन बता, मैथमेटिकल रीजन। हमें तो कॉमन लॉजिक सिखा रहा था। हाँ, मैं आई एक्सेप्ट योर आंसर, बट आई एम ट्राइंग टू ऑब्जर्व, या आई एम ट्राइंग टू, कोई मुझे मैथमेटिकल रीजन बताएगा क्या इसका। सर उस इसका जो स्लोप है वो है ना, जैसे जैसे अपन पास आते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, और जितना दूर जाते जाएंगे तो स्लोप। ये भी मैथमेटिकल रीजन तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल मेरे को सॉलिड चाहिए। बोल बोल सर शायद tan की वैल्यू 60 में नहीं, बड़ी बोलो है। शिवानी, कोई बात नहीं मुकुल, कोई बात नहीं शिवानी ने, वो तुम्हें पता तो है सबको, मेरे बताते ही अभी ना सब चमक जाओगे धीमान, अरे अच्छा, वो कई बार दिखाई देता हो जाता है। बोल शिवानी, बोलो शिवानी, सॉरी। सर ऑल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होते हैं इसलिए शायद। ऑल्टरनेटिव एंगल्स, ये तो मैंने सुना ही पहली बार है शिवानी। सर इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं पैरेलल लाइन के बीच में, पैरेलल लाइन कहीं है नहीं। अरे बच्चों छोड़ो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, कोई बात नहीं बच्चों, डोंट गेट एम्बैरेस्ड, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो छोटी सी चीज है। अरे भाई, ओहो, 9th में एक्सटीरियर एंगल नहीं पढ़ा क्या, ये वाला एंगल
इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है? ओहो, बोलो मान्या क्या कहना चाहती है? नाइन्थ की यार, ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का सम होता है या नहीं होता? ये 60 डिग्री जो है ये इसका और इसका, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है ना। मैंने कितनी मेहनत कराई थी 9th क्लास के अंदर। सबको पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। तो ये एंगल अंदर का दोनों का सम है तो दोनों से तो बड़ा होगा ही होगा। अब इसमें कौन सी मैं कोई वो बताऊं आपको? द एक्सटीरियर एंगल हैज टू बी ग्रेटर देन आइदर ऑफ दीज एंगल्स बिकॉज ये इन दोनों का सम है। तो ये तो 30 से तो ऊपर ही आएगा, समझ गए क्या? बाकी जो आप कह रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। शिवानी ने जरूर गलत बात बोली है, उसको मैंने करेक्ट कर दिया। बाकी जैसे धीमांत मुगल समझाने की कोशिश कर रहे थे वो अपने आप में सही है, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है ना यार। ये एंगल आप बताओ, चलो मैथ्स को छोड़ो, ये ऐसे पकड़ के ये होता जा रहा है तो एंगल बड़ा होता जा रहा है ना यार, छोटा थोड़ा ना होगा। ये छोटा है, ये ऐसे करते जाओगे तो ये देखो मेरा हाथ देखो, ये एंगल मैं और ऐसे करता जाऊंगा तो ये एंगल तो बड़ा ही बड़ा होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा? समझे नहीं समझे? कैसे भी समझ लो। तो खैर ठीक है बच्चों, तो ये कहता है कि 30 डिग्री पर जो एंगल है, जो शेडो है, वो 60 डिग्री से 40 मीटर लॉन्गर है। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, दो गलतियां देखना। एक बच्चा यहां बनाएगा 40, बकवास। दूसरा बच्चा कह रहा है नहीं नहीं सर ये पूरी, ये भी गलत। क्योंकि ये कह रहा है कि जो 30 डिग्री पर है वो 60 वाली से 40 मीटर लॉन्गर है। तो जो 60 वाली थी वो तो इतनी थी, तो 30 डिग्री पर जो बन रही है वो बड़ी शेडो बन रही है 40 मीटर लॉन्गर। तो यानी कि ये हुआ या नहीं 40 मीटर, बताइए आप। देखिए और अब आप कहेंगे, जो पढ़ रहे हैं वो कहेंगे सर ये तो वो जो आपने सबसे पहले ही कोई क्वेश्चन बताया था ये तो उसी का तो हो गया ना। मैंने भी तो आपको यही कहा था कि एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई आपकी और डायग्राम बन गया तो फिर तो ये वही पुराना क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये लो x, ये लो y, ये वही तो क्वेश्चन है। एक लड़का है वो एक टावर की तरफ बढ़ रहा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, 10 मीटर 40 मीटर आगे आ गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। बताइए टावर की हाइट क्या थी? अब ये कह रहा है शेडो थी। डायग्राम यही बनेगा घूम फिर के, आप देख लेना। डायग्राम अल्टीमेटली घुमा फिरा के वही 2-3 बनने जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आप कन्विंस हो, समझ में आ गया। और अगर कुछ थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया हो तो आप क्वेश्चन पढ़ के खुद करना, आपको अपने आप बुद्धि आ जाएगी। और अगर आप चाहें कि इससे भी ज्यादा मैं आपको इसको आसान कर दूं तो मैं आपको बताऊं। क्या है, एग्जाम में कई बार हो जाती है गड़बड़, मैं और इजी कर दूं आपको। तो जो शेडो का क्वेश्चन दिख जाए ना, सन एल्टीट्यूड का दिख जाए ना कि 2 शेडो दे रखी हैं, तो आप, मैंने दोबारा मिटा के दोबारा बना रहा हूं ताकि आपको फिर से दिखा सकूं। आप हमेशा बस ये वाला डायग्राम छाप लेना, आपको अपने आप याद आ जाएगा। छोटी शेडो, बड़ी शेडो, बड़ा एंगल, छोटा एंगल, हो गया काम खत्म। और जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना उसकी सारी चीजें इसके अंदर ही डलेंगी, क्योंकि सन्स एल्टीट्यूड का ये मैं आपको कॉन्सेंट्रेट करके बता रहा हूँ, ये मुझे आपको नहीं बताना चाहिए, दिमाग लगाना कम कर देंगे। सन्स एल्टीट्यूड के क्वेश्चन के अंदर, 2 शेडो के क्वेश्चन के अंदर बनता ही यही है डायग्राम, हमेशा एक छोटी शेडो एक बड़ी शेडो। और कोई क्वेश्चन मेरे लिए सोचना बनाना पॉसिबल नहीं है, समझे या नहीं समझे? अदर देन अब मैं 10th क्लास में नहीं होते तो बड़ी बड़ी बातें करते, सन यहाँ था फिर यहाँ आ गया, तो जो पहले थी वो यहाँ बनती। बट इस प्रकार का कोई क्वेश्चन 10th क्लास के अंदर बन ही नहीं सकता, तो देखा नहीं मैंने कभी। ठीक है, सो दिस इज द ओनली question of sun's altitude possible in your course and it is in your textbook and for practice एक का दुक्का क्वेश्चन जो है मैं भी आपको भेज दूंगा, दैट्स ऑल। तो सन्स एल्टीट्यूड की कहानी खत्म होती है। अब बस मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा आपको, मैं हर क्वेश्चन के अंदर क्या क्या नया है वो समझाऊंगा और घुमा फिरा के यही बनेगा। बोलिए मुकुल। सर आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोला था ना कि आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवा दिए, सर शायद नहीं करवाया ना आपने? मैंने ये करवाए थे ना 2 एग्जाम्पल्स और लास्ट के 2 अभी करा देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और इम्पोर्टेंट का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ, हर चैप्टर में इम्पोर्टेंट का मतलब भी अलग होता है। इसमें इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि जो रेगुलर से हटके, जैसे ये है रेगुलर से हटके है तो आपको देख के जाना है, बस इतनी सी बात है। मैं आपको बता देता हूँ, 1 सेकंड लगेगी, आप चाहें तो लिख ले, हो सकता है नहीं लिखाए हो। मैंने वैसे बोला था एक एग्जाम्पल 5 जो मैंने अभी भी करा दिया आपको।
एक एग्जाम्पल 6 भी लिख लेना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एक 14 भी मैं आपको करा चुका हूं पहले, और 15 और 16 पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये मैं लास्ट में कराऊंगा क्योंकि ये सारी पढ़ाई लिखाई के आगे जाके और फिर अलग तरीके से करने होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, अब ठीक है मुकुल। और इसके अलावा जो मैंने नहीं बोले ना वो है रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर क्वेश्चन, जिसमें बस एक बार पढ़ लो तो बस, ठीक है। क्या क्वेश्चन 16 डिलीट हो गया? ये अलग से कहाँ लिखा हुआ है धीमान? मुझे इसका रिकॉर्ड भेजना, ठीक है। सर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड है तो वो वैसे हट गया। Oh yes, you may be right. Yes, you may be right. ठीक है, तो वैसे भी अपन ने छोड़ा हुआ है, इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक और नई चीज बताता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर कोई सा भी नहीं इसके अंदर से, क्योंकि इसमें है ही नहीं जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, और अभी टाइम भी है इतना कि हम एक चीज को हम पढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चंस वही हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे आपको मैनिपुलेट करके दिया जा सकता है, और अगर आप अवेयर नहीं हैं तो आप धोखा खा जाएंगे। जबकि कैसे समझाऊं मैं आपको, मतलब क्वेश्चन वही है, बस उसमें एक माइनर सा चेंज दे दिया टीचर ने, तो आधे बच्चे क्लीन बोर्ड हो जाएंगे, आधे तो फिर भी कर लेंगे। तो ऐसे क्यों स्थिति में डाले हम? तो उस कंडीशन से मैं आपको अवेयर करवा देता हूँ। तो देखिए, जैसे अभी मैंने बाई चांस एक नाम लिया एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 14 का, तो उसी का मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि एक गर्ल है, वो बलून को देख रही है, तो मैंने आपको फ्लाइट वाले क्वेश्चंस बताए थे, और मैंने आपको ये कहा था कि 10th क्लास के अंदर फ्लाइट जो है, जो प्लेन का क्वेश्चन आ जाए, बलून का जैसे किताब में है, या बर्ड का क्वेश्चन आ जाए, तो फ्लाइट हॉरिजॉन्टल होती है, आपको याद आ जाएगा जिन्होंने भी क्लास देखी, ठीक है। तो अपने हॉरिजॉन्टल हाइट पर ही होते हैं। तो मैं उसी क्वेश्चन को दोबारा से बना रहा हूँ, फिर उसमें क्या सस्पेंस है वो दिखाता हूँ आपको, एक चेंज बताऊंगा बस छोटा सा। तो क्वेश्चन ये है कि एक गर्ल है, इसमें तो हाइट वाइट दी हुई है, उसको अपन करेंगे नहीं कुछ भी, है ना। अपन नॉर्मल क्वेश्चन बना लेते हैं कि एक गर्ल जो है वो जमीन से, अब मैं चेंज कर देता हूँ, नया हो जाएगा, किताब में बलून का है, मैं कुछ और बना देता हूँ, कुछ होता कुछ भी नहीं है, वो बलून की जगह टीचर चिड़िया बोल देगा और कुछ नहीं बोलेगा। एक चिड़िया 30 मीटर ऊंचे पेड़ पे बैठी हुई है, ठीक है। एक बॉय या गर्ल ग्राउंड से उस चिड़िया को देख रहा है, हो गया। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द चिड़िया, यानी कि ऑफ द बर्ड फ्रॉम द ग्राउंड इज लेट्स से 60 डिग्री और 30 डिग्री, वॉट एवर कुछ भी है, 45 डिग्री, ठीक है। एंड सो द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड या फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल या बॉय, हाइट दे दो, हाइट बना लेना, पिछली बार बताया था मैंने, हाइट का डब्बा नीचे से माइनस हो जाता है, क्लास देख लेना आराम से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि 45 डिग्री का उसका एंगल है, एंड अचानक चिड़िया उड़ गई, ठीक है। मैं जोक नहीं मार रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, अचानक चिड़िया उड़ गई, सो द बर्ड फ्लू अवे। क्वेश्चन में आगे कुछ ना कुछ लिखा हुआ जाएगा कि हॉरिजॉन्टल उड़ी, क्योंकि चिड़िया बेचारी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे उड़ ही नहीं सकती है, हॉरिजॉन्टल उड़ी, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ जाएगा आपके कि द बर्ड फ्लू अवे फ्रॉम द ट्री, एंड आफ्टर सम टाइम the angle of elevation of the bird from the same point changed to 30 डिग्री। ये भी अभी देखिए रिवीजन भी चल रहा है, मैंने आपको ये सब भी बताया हुआ है। अब चिड़िया उड़ी, तो चिड़िया उड़ के कहाँ जाएगी? चिड़िया उड़ के मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टली उड़ेगी जमीन के, तो या तो यहाँ जाएगी और या यहाँ जाएगी। तो वो कॉमन सेंस की बात है जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन चल रहा था। सीधी सी बात है कि अगर चिड़िया, क्वेश्चन में एंगल में क्या लिखा हुआ है 30 डिग्री, अब बताइए आप यहाँ खड़े हुए और ये चिड़िया या किताब का जो बलून है वो उड़ के आपकी तरफ यूं उड़ रहा है हवा में, तो आपकी नजरें तो ऊपर होती जाएंगी ना, समझे या नहीं समझे? मैं इसको देख रहा हूँ, पिछली बार भी समझाया था, अभी मेरी तरफ आया जा रहा है तो मेरी तो आंखें ऊपर जा रही है, तो एंगल तो ये लाइन तो ऊंची 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 होती जाएगी ना, समझे नहीं समझे? देखो चिड़िया उड़ गई या पहुंच गई चिड़िया, तो आप तो यहीं पर हो या आप भी भाग रहे हो चिड़िया? नहीं ना, आप तो यहीं पर हो, तो आप इस चिड़िया को यहाँ से देखोगे तो ये एंगल ऊंचा हो गया ना, समझ गए क्या? कॉमन सेंस की बात। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 30 डिग्री कहाँ बनेगा। अब भाई यहाँ तो बड़ा बनेगा, मतलब चिड़िया वहां उड़ाएंगे, क्यों? क्योंकि चिड़िया दूर जा रही है, तो दूर जा रही है तो ये लाइन नीचे आती है, जैसे आप दूर ऐसे जाएगी तो चिड़िया उड़ के आएगी यहाँ पे,
समझे या नहीं समझे? ये हो गया एग्जाम पे क्वेश्चन नंबर 14 का भी पूरा रिवीजन हो गया, ठीक है? तो यहाँ तक आगे चिड़िया। अब आप बताओ कि जब आप जिस चिड़िया को देखोगे, अब इसमें तो कोई मैथ्स की जरूरत भी नहीं है, ये तो साफ ही दिख रहा है कि ये एंगल छोटा है ये बड़ा है, तो ये 45 हो गया। तो ये रही यहाँ पर चिड़िया, ठीक है? हाँ बोलो धीमान। सर बट इस क्वेश्चन में हम लोग हाइट भी तो कंसिडर करेंगे ऑब्जर्वर की। इसकी ऑब्जर्वर की मतलब जो लड़की है जो चिड़िया को देख रही है उसकी हाइट। नहीं, वो तो क्वेश्चन में दिया होगा तो करेंगे, या तो मैंने दिया ही नहीं है तो आप भी नहीं करेंगे, किताब में दिया हुआ है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है? यही तो मैंने बोला ना, किताब में दिया हुआ है लड़की की हाइट 1.6 मीटर है, अभी भी डाल सकता हूँ मैं क्वेश्चन में। ये देख, ये जमीन हो गई, यही तो मैंने बताया था कि हाइट का कोई तो मेरे को लगा वो उसकी हाइट आपने दी, मेरे ध्यान नहीं गया उसको। कोई बात नहीं, लेकिन जब तूने बोल दिया तो काम ही खत्म कर लेते हैं ना बच्चों। जैसे किताब के अंदर दिया हुआ है 1.6 मीटर लंबी लड़की है, तो अब ये रही लड़की की आंखें और ये रही लड़की की लंबाई 1.6 मीटर। देखिए, और ये कहता है ना कि ये ट्री जो था 30 मीटर था, तो इस पूरे को 30 ले लेते हैं और 1.4 को 6 को माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाता आपका 28 पॉइंट समथिंग आ जाता। फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। तो इसका दे तो ठीक और नहीं दे तो ठीक वाली बात है, हमें पता होना चाहिए बस, ठीक है? उसका किताब में दो क्वेश्चन है, ठीक है? सो अब कोई सर आपने यहाँ के लिए 30 मीटर, अरे जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चिड़िया हॉरिजॉन्टल उड़ रही है तो मैं इसको 30 मीटर की ऊंचाई पर ही रखूंगा। अब आप कहेंगे सर ये किताब का क्वेश्चन आप बार बार फिर से क्यों करा रहे हो? तो उसका रीजन आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन तो किताब का ही है, मैं तो उसके अंदर अभी कुछ तड़का लगाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ तक का क्वेश्चन बुक का है, ठीक है? दिमाग हैंड डाउन कर ले बेटा। तो किताब में लिखा हुआ है कि आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। तो बताइए कि चिड़िया ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो ये तो किताब का क्वेश्चन हो गया, तो आप ये डिस्टेंस ट्रेवल करा x, इसको ले लेंगे x, बचा हुआ y, tan 30 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन x प्लस y, tan 45 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन y। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए किताब में लिखा है आफ्टर सम टाइम, मैं लिख रहा हूँ आफ्टर 10 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 degree. Find the speed of the bird, या find the speed at which the bird is flying. तो मेरा ये मानना है, कई लोगों को तो हंसी आ गई होगी देख के कि सर अच्छा आप हमें इतना सा उल्लू समझते हो। धीमान ने जवाब भी टाइप करके भेज दिया, लेकिन बेटा बताना जरूरी है। 4 जनों को समझ में आ जाएगा, बाकी 40 को नहीं आएगा। मेरे लिए बताना बहुत जरूरी है क्योंकि किताब में नहीं है, ठीक है? मानिया जवाब दे रही हो क्या बेटा? जवाब दे रही हो तो रहने दो, हाथ नीचे कर लो, और कुछ है तो बोलो, ठीक है? डन। सो ये देख लीजिए, देखिए 2-3 बच्चे तो हाथ भी खड़ा कर चुके, जवाब भी दे चुके, तो आप समझ लीजिए इसमें क्या है। मैं बस यही चाह रहा हूँ कि आपको एक बार दिखा दूं ताकि आप में से जो लोग भी एग्जाम में इसमें पलटी खाने वाले हो वो ना पलटे। अबे किताब का ही क्वेश्चन है, किताब के अंदर तुम डिस्टेंस निकालते हो ना कि चिड़िया कितना उड़ी, तो टीचर अगर स्पीड पूछ रहा है तो स्पीड का फॉर्मूला अपॉन टाइम, तो चिड़िया कितना उड़ी वो तो तुम्हें निकालना ही है, वो डिस्टेंस डाल देना, और टाइम तो टीचर दे रहा है ना 10 सेकंड, उसको 10 से डिवाइड कर देना। आप समझे या नहीं समझे? वेरिएशन है, तो मैंने किताब का भी रिवीजन करा दिया उस क्वेश्चन का, और ये भी बता दिया वेरिएशन, और अब मेरे पास और वेरिएशन है। रुको जरा, पहले इसको एक बार और ढंग से समझ लो। व्हेनेवर इन एनी क्वेश्चन द स्पीड इज आस्क्ड, तो समझ जाया करो कि ये वो किताब वाले क्वेश्चन है। टीचर चाहता है कि देख ले कि कौन बेवकूफ बनता है या नहीं बनता, बस। तो बेवकूफ मत बन के आना। कहता है चिड़िया की स्पीड निकालो, चिड़िया की स्पीड इज इक्वल टू चिड़िया का डिस्टेंस अपॉन चिड़िया का टाइम। बोलो सही है या नहीं है? नया फॉर्मूला है फिजिक्स का, ठीक है? तो चिड़िया का डिस्टेंस, या बस ये है कि हाँ 0.1% बुद्धि आपको खुद को लगानी पड़ेगी कि यार मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि टीचर तो नहीं कह रहा। अब ये तो बुद्धि आपको ही लगानी पड़ेगी, चिड़िया कहां से कहां तक गई थी, तो चिड़िया यहां से यहां तक गई थी, तो ये है x, ये है आपका क्वेश्चन, ये है y। अभी मैंने आंसर बोल के बताया था, 1 मिनट मानिया, x निकाल लेना, फिर ये x निकाल के यहाँ डाल लेना, और टीचर टाइम दे रहा है उसको डिवाइड करके स्पीड निकाल देना। बेवकूफ मत बनना। बोलो मान्या, अब बोलो बेटा। सर अगर इधर स्पीड को x ले ले और फिर डिस्टेंस को ऐसे 10x लेके फिर उधर से वैसे निकालने, तो क्या फिर फर्क पड़ता है?
कान को यूं और यूं पकड़ लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? सेम ये बात। सिंपल है। गलती मत करना, तुम कुछ भी करो गलती मत करना यार, ठीक है? हाँ सर। तो ये था इसका पहला क्वेश्चन। इतना छोटा सा वेरिएशन होता तो मैं इतनी लंबी कहानी नहीं बोलता, मैं आपको इसके और अच्छा वेरिएशन दिखाता हूँ। तो ये था इसका फर्स्ट। इसको मैं मानता हूँ दिस इज एन एवरेज वेरिएशन विच यूजुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड देन सॉल्व इट। तो ये तो था पहला। दूसरा भी मैं एवरेज ही मानता हूँ। देखिए ये कहता है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री if the bird is flying at a speed of 7 meter per second, find the time taken to cover this distance। तो वापस से कुछ बच्चों को हंसी आ गई, सर बोले आप तो आज उल्लू बनाए जा रहे हो। अरे भाई स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस तो तुम्हें निकालना ही है। किताब में तो डिस्टेंस मांगता है तो डिस्टेंस निकालते हो, स्पीड मांगता है तो भी डिस्टेंस निकाल के टाइम से डिवाइड कर देते हो। अब टीचर स्पीड देके टाइम मांग रहा है तो भी तुम डिस्टेंस तो निकालोगे और टाइम निकाल लेना, टाइम ऊपर आ जाएगा स्पीड नीचे आएगा। समझ गए क्या? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले क्वेश्चन में टाइम देके स्पीड पूछी तो डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। दूसरे क्वेश्चन के अंदर टीचर बोल रहा है कि 7 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उड़ रही है तो नीचे 7 मीटर डाल दो। डिस्टेंस तो तुम्हें निकालना ही है, समझे या नहीं समझे? तो मैं आपको आप अगर पढ़ते हो मुझसे तो आपको पता है कि मैं 100% बातें आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक छोड़ दिया। अब मैं सारे वेरिएशन बता के दम लूंगा आपको, ताकि आप ये नहीं कहो कि सर मैंने नया वेरिएशन देखा था। समझे या नहीं समझे? नॉर्मल क्वेश्चन, एक डिस्टेंस निकाल लिया, दूसरा टाइम दिया तो स्पीड निकाल लिया, तीसरा क्वेश्चन स्पीड दिया तो टाइम निकाल लिया। मतलब सब एक ही है। अगर आपने सुन के गए मेरी बात ध्यान से, फिर मैं वर्कशीट और भेजूंगा आपको, अभी आप देख के गए तो देयर इज नो रीजन कि आप एग्जाम के अंदर ऐसे हो जाए कि यार ये कहां से आ गया, ऐसा कुछ भी कारण होना नहीं चाहिए। तो ये थे इसके दो वेरिएशंस। तीसरा बड़ा रेयर है, कम देखा जाता है, लेकिन वो आ सकता है। मैं आपको वो और बता देता हूँ, वो किसी के बस की बात नहीं हो तो छोड़ देना भाई, मैं और क्या कह सकता हूँ, ठीक है? जो लोग स्टैंडर्ड और बेसिक वाले में है, तो जिन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ करा है वो जरूर उनको देखना ही चाहिए। मैं तीसरा वेरिएशन दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा मुझे सब मिटाना पड़ेगा ताकि जगह हो जाए। मैं इसको भी मिटा रहा हूँ आपकी बात, और अब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? After 10 seconds, changes to 30 degree. If the bird is flying at the speed of 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, और कोई वेरिएशन यूनिट मिनट का देख लेना। अभी तो मैंने यूनिट तो सेम रखी है, सेकंड मिनट मीटर पर सेकंड निकल जाता है। कल वो कुछ और दे दो, यूनिट तो चेंज कर लेना, ठीक है? मैं क्वेश्चन बोल के दिखा देता हूँ, देखिए क्वेश्चन ये मिटा रहा हूँ, बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन, नथिंग इज गिवन। क्या गिवन है? कहता है कि चिड़िया उड़ गई पेड़ पे से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30, ठीक है? इसको क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, चिड़िया की जगह कुछ और उड़ा लेते हैं, ठीक? एरोप्लेन उड़ा लेते हैं। तो कहता है एक मिनट दिमाग, मैं पूछूंगा अभी मुझे। एक लड़का है या लड़की है, वो एक एरोप्लेन को देख रहा है या देख रही है, ठीक है? तो और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री, और कुछ देर के बाद 10 सेकंड के बाद में उस एरोप्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो गया 30 डिग्री। डायग्राम तो यही है, पहले यहाँ उड़ रहा था, फिर आगे निकल गया उड़ के तो 30 डिग्री पर, ठीक है? और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ द प्लेन, हालांकि हाइट बहुत कम होगी, 10 मीटर पर सेकंड की डिस्टेंस, इतने बहुत तेज स्पीड होती है, बट अभी तो अपन ये ले लेते हैं, ठीक है? फिर से चिड़िया पे आ जाते हैं, चिड़िया आ गई वापस,
तो द चिड़िया इज फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए कि चिड़िया कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है। देखिए दो बच्चे जो जिन्होंने हाथ खड़े करे हैं, पेशेंस में पूछता हूँ अभी आपसे, तो कह रहे हैं हाइट निकालो, हाइट निकालो। अब अगर आप मेरी पिछली 2 और आज की 3/4 पौने 3 क्लास अगर आपने सुनी है, तो आप ये जरूर देख पा रहे होंगे कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि पूरे के अंदर एक भी डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। वरना आप याद कर लो पहले से लेके आज तक का क्वेश्चन कोई भी याद कर लो, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, एक डिस्टेंस दिया हुआ होगा, एक तो मैं निकालना होगा या दोनों निकालने होंगे। एक निकालना होगा उसको x लेना, जो नहीं निकालना उसको y लेना, या दोनों निकालने तो उनको x y लेना, लेकिन एक डिस्टेंस तुम्हें जरूर दिया हुआ होगा। बताओ ये तो प्लेन डायग्राम, इसमें मैं क्या निकाल सकता भाई? एक डिस्टेंस तो देगा। ट्रिग्नोमेट्री है, कोई जादू थोड़ा है कि मैं बिना किसी भी डिस्टेंस के कुछ भी निकाल लूं। तो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, कहता है ये निकालो। अब किसी कोई बच्चा है, हाँ सर ने बताया था जो डिस्टेंस निकालना उसको x ले लेना, ले लिया x। तो अभी नहीं समझ में आया तो बाद में चमकेगा। x y, यार इसको ले लूं y, तो फिर इसको क्या लूंगा, इसको ले लूं y, तो इसको, मतलब समझ गए क्या, एक डिस्टेंस मिसिंग है। अब आप बताओ आगे क्या करना है कि ये क्या निकलेगा। है बहुत सिंपल, क्लिक हो जाए तो 2 सेकंड का है, नहीं हो तो बैठे बैठे एग्जाम के अंदर 0 नंबर ही आएंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब पूछते हैं जरा कौन है जो जवाब अलग से देगा। रूपल ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक, रूपल बोलो। सर इसके अंदर स्पीड और टाइम दे रखी है, जिससे हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि उसने कितना चेंज किया है 10 सेकंड में। एक बार वापस रिपीट करो, मुझे तुम्हारे आसपास से ज्यादा आवाज आ रही है, कंसंट्रेशन खराब हो रहा है। सर स्पीड और टाइम हमें गिवन है, जिससे हम डिस्टेंस निकाल लेंगे कि उसने कितना चेंज किया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बाकी बच्चे जिन्होंने हाथ खड़े किए हुए नीचे करने, अपन टाइम खराब नहीं करेंगे। तो बच्चों मैंने बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका बांधी इस क्वेश्चन की। सच्चाई तो यही है कि ये पहले वाली ही कैटेगरी का क्वेश्चन है, बल्कि ये 8वीं 9th क्लास के अंदर भी जो पढ़ चुके हैं आप उसी का क्वेश्चन है। अरे बच्चों आप ध्यान से देखिए ना, दोनों दिए हुए हैं यार आपको, स्पीड और टाइम। तो अब और तीसरे नंबर पे करा रहा हूं आपको। अब तक क्या था, डिस्टेंस तो आप निकालते ही थे, या टाइम देता था या स्पीड देता था। अब की बार टीचर पलट के स्पीड और टाइम दे रहा है, तो आप डिस्टेंस निकाल लो ना यार, समझे या नहीं समझे। ये कह रहा है ये 10 है और ये भी 10 है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 10 × 10 100। तो मतलब आपको ये 100 दे रखा है। अब आया क्या समझ में? तो कितना इजी ये। अब किसी को डायरेक्टली बोल दो कि ये चिड़िया का ये 100 है तो हाइट निकालो, सुनना एक मिनट दिमाग में, तो हर किसी, देखो आप कितना सा फर्क होता है, देखो कितना सा फर्क होता है कि एक सादे क्वेश्चन में उसको अच्छा बनाने में। एक बच्चे को सीधा बोल दो कि ये 100 है, चिड़िया 100 उड़ी, अब बता कि कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है। तो किताब का इजीएस्ट क्वेश्चन बन गया तुरंत, 100 x, देखो तो सही आप, x y हो गया ना क्वेश्चन 100 10 30 बन गया ना किताब का सबसे सिंपल क्वेश्चन। अब एक बात बताओ कि जब टीचर को पता है कि बच्चा उम्मीद करेगा कि हर क्वेश्चन में टीचर एक डिस्टेंस तो देगा ही देगा, एक डिस्टेंस तो देगा ही देगा, ये तो हर बच्चा एक्सपेक्ट करेगा। तो अब टीचर को गेम खेलना है तो वो क्या करेगा, कैसे करे? इस चैप्टर के अंदर 10th क्लास में मुश्किल क्वेश्चन देने के लिए टीचर के पास, बेचारे के पास वेरिएशन बनते ही नहीं है। वो इतनी सी बुद्धि लगाएगा कि एक काम करता हूं, इसको आदत पड़ी हुई है हर क्वेश्चन में डिस्टेंस को देखने की, तो मैं ये चेक करता हूं कि ये मैं डिस्टेंस को स्पीड और टाइम में लपेट के छुपा देता हूं, तो क्या ढूंढ पाएगा? तो ये जो वेरिएशन मैंने आपको इस क्वेश्चन में दिखाया, डोंट गो ऑन दिस क्वेश्चन चिड़िया एरोप्लेन। अरे तुम्हारे किताब के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं जिनमें कोई भी चीज चल रही है, आदमी चल रहा है या प्लेन चल रहा है या कार चल रही है, उन सारे क्वेश्चंस के अंदर, बच्चों एक मिनट हल्का हल्का सा पॉज हो रहा है, मैं खुद पॉज होता हूँ, तो शायद आपको एकदम समझ में आए। जब तक दीवान तुम अपनी बात बोल दो, मुझे लग रहा है हल्का सा वीडियो पॉज, बोल दीवान। मैं पूछ रहा था कि इस क्वेश्चन में x भी वेरिएबल है, तो फिर अगर हम लोग आंसर निकालेंगे तो हम लोग सीधा x को वैसे ही छोड़ देंगे ना? x तो निकालना ही है ना हमारे को। सर बट x और y तो इक्वल होंगे ना tan 45 की वजह से, तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 1/√3 = 100 एक बार वापस बोल। सर मैं कह रहा हूँ tan 45 अपने को दे रखा है, तो x और y इक्वल हो जाएंगे क्योंकि tan 45 1 होता है।
फिर उसके बाद ये लोग हमसे हाइट पूछ रहे हैं, तो हाइट के लिए अपने को tan 30 वाला ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा। तो 1/√3 इज इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 100, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना, क्योंकि और x की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी है। अच्छा, अरे यार जो तू कह रहा है आप समझ में आया मेरे। देख tan 45 है तो x और y बराबर होगा, क्योंकि tan 45 1 होता है। पहली बात तो तू ये कह रहा है, लेकिन अपन इसको करेंगे ना। देख tan 45 इज इक्वल्स टू x और tan 30, यानी कि जो तू बोल रहा था वो मैं लिख रहा हूँ। कुछ और कह रहा हूँ तो मुझे बता देना, वरना तू जो बोल रहा है वो लिख रहा हूँ। tan 30 इज इक्वल्स टू x अपॉन y प्लस 100। अब बता इसको ऐसा कैसे छोड़ देंगे? tan 45 में x और y बराबर है। दिमाग मेरे ख्याल से सर मैं x ही कह रहा था, मैं x प्लस 100 कह रहा हूँ, लेकिन अब x की भी तो वैल्यू नहीं दे रखी अपने को। क्या कह रहा है यार? ये दो इक्वेशंस हैं, या तो इसने x की जगह y लिखेगा या y की जगह x लिखेगा। व्हाट डू यू वांट टू से? एक बार मुझे फिर से एक्सप्लेन कर। सर मैं इसकी एक हाइट एक कांस्टेंट आएगी ना, अभी यहाँ पे वेरिएबल दे रखा है। वापस बोल। सर मैं कह रहा हूँ जो हाइट है वो एक कांस्टेंट आएगी, तो वो तब आएगी ना जब y की वैल्यू भी गिवन होगी अपने को। तो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अपन इसको बस ऐसे का ऐसे ही छोड़ आएंगे ना। कहाँ कर क्यों छोड़ के आ जाएंगे यार? ये दो इक्वेशंस है ना, निकलेगी ना y और x की वैल्यू। तो ये देख, अच्छा तू ये बता, ये ठीक है कि यही अच्छा, लिखेगा ना? ओ यस सर, यस सर, आया कि तुझे समझ में? यस सर। कुछ गलती कर रहा है सोचने के अंदर। मैं वही पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मतलब वो गलतफहमी तेरे आगे ना रह जाए कोई भी। ठीक है, इसलिए मैं इतना डिटेल में गया। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम क्लियर हो गई तेरे को जो भी बोल रहा है। ठीक है, यस सर। हाँ। तो बच्चों हो जाता है सोचने में, कई बार अपन थोड़ा एडवांस सोच लेते हैं तो कई बार कोई चीज दिमाग में मिसमैच कर जाती है। कोई बात नहीं। तो अभी हाल फिलहाल बच्चों जो मैं कह रहा था, बात एकदम से चालू हुई दिमाग से। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि बच्चों हर क्वेश्चन में डिस्टेंस तो दिया हुआ होता है और हमें उसकी गंदी आदत होती है। टीचर चाहे तो हर क्वेश्चन में ये एक शानदार वेरिएशन बना सकता है। इसीलिए मैंने आपको इसके रूबरू करा दिया है ताकि आप एग्जाम में बेवकूफ ना बने। इतना पढ़ाया है तो अब तो आप कम से कम स्पीड और टाइम को देख के समझ ही जाएंगे कि टीचर उलझाने की कोशिश कर रहा है। तो किसी भी ऐसे सवाल में जिसमें कोई भी चीज चल रही है तो उसका डिस्टेंस देने की बजाय टीचर उसको लपेट के छुपा के स्पीड टाइम देगा, तुरंत स्पीड इनटू टाइम करके डिस्टेंस निकाल लेना और वो चीज सीन से हट जाएगी और आपका नॉर्मल टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन चालू हो जाएगा। तो 3 वेरिएशन हो गए। सो टोटल बन गए 4 क्वेश्चंस। उसमें सिर्फ एक किताब में है स्पीड डिस्टेंस का कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं है। तो मैं चाहता था कि वो क्लियर करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, इसीलिए समय जो है वो खर्च हो जाता है समझाने के अंदर। अब आप बताइए, आज की क्लास में मैंने पहले वो बताया था सन्स एल्टीट्यूड का, मगर उसमें कुछ था क्या? कुछ नहीं था। ऐसे ही आप ये देख लीजिए, वही तो पढ़ रहे हैं जो हम किताब में है, बस आपको मैं उसके वेरिएशंस दिखा रहा हूँ ताकि आप उनको मतलब समझ जाए। एंड आई हैव होल सेट ऑफ क्वेश्चंस जो इसी थीम पर बने हैं। अब जैसे आपको एक समय बचा है, जैसे 5 मिनट, तो या जो भी बचा है 5 मिनट बचा है, तो मैं एक आपको 5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन लपेट के दिखा देता हूँ। देखिए, बोल के बता दूंगा आपको। ठीक है, फटाफट लिख रहा हूँ। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ इज अ हाई रॉक। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ हो सकता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर हो सकता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ छत हो सकता है, कुछ हो सकता है। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन of two consecutive kilometer stones on the same side of the cliff are 30 degree and 60 degree respectively. Find the height of the cliff. ठीक है बच्चों, तो जितना अपने समझ में आ रहा है उतना मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि एक क्लिफ के टॉप से, तो ये रहा ग्राउंड, ये रही क्लिफ हाई रॉक, और यहां से
दो कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन सेम साइड के ऊपर। अभी वो किताब का ही क्वेश्चन है, टावर पे चढ़ के, लाइट हाउस पे चढ़ के बोर्ड देख लो, टावर पे चढ़ के कार देख लो, क्लिफ पे चढ़ के रोड पर लगे हुए पत्थर देख लो। मैंने आपको बताया नाम बदलते हैं और कुछ नहीं बदलता। और आपको मैंने बताया दो क्वेश्चंस बनते हैं, एक में होते हैं दोनों साइड बोर्ड, याद है दिखाया था, और एक में होती है इधर की तरह इधर की तरह, कोई दिक्कत नहीं, कहते हैं ऑन द सेम साइड है। तो ठीक है, ये रहे वो दो पत्थर। और मैं यहां से देख रहा हूँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ। पत्थर ऑब्वियसली नीचे ही होंगे, हवा में तो लटके नहीं होंगे, और वैसे भी डिप्रेशन लिखा हुआ है, कोई जादू हो जाए अगर लिखा हो कि क्लिफ से एलिवेशन है पत्थरों का तो तुम्हें हवा में ही लटकाने पड़ेंगे, समझ गए। तो ये रहे पत्थर, ये रहा देखने वाला। और अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो तो आप तुरंत प्रभाव से यहाँ पर पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लोगे, नहीं तो फिर से देख लो डिप्रेशन की गलती, डिप्रेशन में ही गलती होती है। ये एक पत्थर को देखा, ये दूसरे पत्थर को देखा, जो बच्चा ध्यान नहीं देगा वो 30 एंड 60 यहां बनाएगा, 30 एंड 60। जो चीज मैंने पहले दिन पहले ही समझा दी थी कि बस यही गलती होगी, नहीं बन सकता कोई एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो आदमी यहां से देख रहा है, और इससे बचने के मैंने आपको कई बता दिए कि देखो बेटा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया करो, समझ गए क्या, उसी के साथ बनता है। मैं आपको कई तरह से समझा चुका हूँ, आज भी समझाया। अब देखिए, ये रहा पहले पत्थर का 30, बड़े पत्थर का 45 या 60 जो भी दिया होगा। डिप्रेशन का क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही बनता है, नीचे देख रहे हो तो ऊपर 30 60 बनते हैं, पिछली क्लास में समझाया था 30 60 नहीं, तो 30 आगे नीचे यहाँ पे, 60 आगे नीचे यहाँ पे। कहता है कि हाइट ऑफ द क्लिफ निकालो। तो अगेन आप, अरे सर आ गया समझ में, हो गया बढ़िया, डिप्रेशन का क्वेश्चन है, आप फिक्स है, यही गलती होती है, मैंने करी नहीं, 30 60 बनाया, नीचे उतारा। सर ने कहा था कि डिप्रेशन के एंगल फॉर्मेलिटी के होते हैं, नीचे आ जाते हैं, आ गए। और सर ने कहा था कि एक्स ले लेना हाइट को, और फिर जो बचा है उसको वाई ले लेना। और फिर से देखना जरा, इस क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, देखना जरा, खाली डब्बा। अब मैं आप लोगों को इन्वाइट करूंगा इस सवाल पे अपने ज्ञान की रोशनी डालने के लिए कि आप क्या इस क्वेश्चन के बारे में बता सकते हैं। मैं रिपीट करके बता देता हूँ आपको, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर स्टोन्स। मैं आपको समझा भी देता हूँ, जो रास्ते में पत्थर लगे हुए होते हैं, पत्थर पड़े हुए नहीं होते हैं, पत्थर लगे हुए होते हैं जिसपे लिखा होता है कि दिल्ली अभी 420 किलोमीटर दूर है, वो वाले पत्थर जो हैं किलोमीटर स्टोन्स कहलाते हैं, वो लगे हुए हैं। तो उनके हैं, तो आप बताएं मुझे, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें। दिमाग रुक जाए यार, और मौका भी देते हैं यार 2-4 को। आजकल सर क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में ये बस फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, तो वो तो लेनी है ही एक्स, इसलिए लिख दी मैंने, बस मिटा देता हूँ। मुझे बड़े मजे आते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ाने में, क्योंकि अभी तुम लोग तो खैर ऑफलाइन हो, लेकिन इसका क्वेश्चन का होने के बाद में बच्चों का चेहरा देखने में बड़ा मजा आता है। अभी भी देख सकता हूँ तुम्हारी वीडियो ऑन करा के, लेकिन मैं करूंगा नहीं ऐसा। वो जो इमीडिएट एक्सप्रेशन आता है ना बच्चे के चेहरे पर, वो देखने का मजा आता है। बोलो रूपल। सर श्योर नहीं हूँ, बट इसमें ऐसा लग रहा है कि रेशियोज ले लेते हैं। रेशियोज लेके कुछ नहीं हो सकता क्या? क्योंकि अगर रेशियोज लेंगे तो सर उनके परपेंडिकुलर तो क्योंकि सेम हो जाएंगे, परपेंडिकुलर इक्वल रख लेते हैं। मुझे खुद को इसका आंसर सोच के हंसी आती है, तुम्हें भी आएगी। आई विल मिस दैट लुक ऑन योर फेस। अपनी अपनी काम करना, जैसे ही क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा ना, अपनी अपनी एक सेल्फी खींच के भेज देना, तो दिख जाएगा कि तुम उस समय क्या सोच रहे थे, कैसे दिख रहे थे। कोई तो बताओ यार, बता धीमान यार, बताओ। सर इसमें पहले हम लोग tan 60 वाले ट्रायंगल का स्टोन को कंसीडर करेंगे। तो tan 60 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द टावर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टावर और पहला वाला स्टोन, और फिर हम लोग उस पे इक्वेट कर लेंगे। तो हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू √3 इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टावर और स्टोन। और फिर उसके बाद वो एक्स वाई बोल ले, हाइट बोल ले, डिस्टेंस बोल ले, हाँ आगे बोल। हाँ, फिर उसके बाद tan 30 से ले लेंगे, tan 30 हाइट ऑफ टावर अपॉन डिस्टेंस पहले स्टोन के बीच का प्लस डिस्टेंस दूसरे पहले और दूसरे स्टोन के बीच का डिस्टेंस।
और क्या फिर ले बाद लेंगे? में इक्वेट सर दिया ही नहीं है। धीमांत, तू मैथ्स का बहुत अच्छा स्टूडेंट बनेगा, अभी भी है बेटा। तू कुछ भी कर ले, तू कितनी मैथ्स लगा ले, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ ना। जब एक डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है तो दूसरा कैसे निकलेगा? तू ये तो सोच एक बार। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। हाँ तो बस, तो ये तो सस्पेंस है, तभी तो मैं कह रहा हूँ आई वुड लाइक टू सी द लुक ऑन योर फेस। सर बट इसको अपन ऐसे वेरिएबल्स में भी तो छोड़ सकते हैं, क्या दिक्कत है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, और कोई है तो पूछ लेते हैं। रूपल धीमा दोनों ही है, हाथ नीचे कर लो, मैं बताता हूँ आपको, बताता हूँ। देयर इज नॉट, इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट मैथ्स, है ना। आप लोग अभी धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, आप अभी और फील्ड में उतरोगे थोड़ा सा। हाँ मान्या शायद बताएगी, मैं पूछता हूँ, मुझे उम्मीद है मान्या से बताने की, क्योंकि पढ़ने के साथ में शी इज ऑल्सो, खैर सबके सामने तारीफ नहीं करूंगा। तो थोड़ा सा, एक मिनट मान्या रुको, थोड़ा सा क्या है कि आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच भी होनी चाहिए। देखो, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द थिंग विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ ना कुछ साइड में होता है, कुछ होता है, उसको देखा करो। जिस दिन तुम इस पर घुस के देखने लग गए ना, क्या करूं क्या करूं, कभी नहीं आएगा आंसर। ये देखो, इसके आजू में क्या है, इसके बाजू में क्या है, ये क्या लिखा है, हैव आई मिस समथिंग, व्हाई सर। और मैं तो इतने हिंट दे दिए तुम्हारे को कि मैं इसका आंसर बताऊंगा, आई वांट टू सी द लुक ऑन योर फेस, आई एम ऑलरेडी अमेज्ड, मतलब तो भी तुम नहीं समझ पा रहे हो मैथ्स के अंदर। मतलब तुम्हें ये देखना चाहिए कि आप सर यार ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आज। मानिया से इट इफ यू वांट टू से समथिंग। श्योर नहीं हो सकता, बहुत स्टूपिड रीजन हो, पर यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर वो लिखा है, तो क्या इसका मतलब ये वो दोनों कोइंसाइड करते हैं? वापस बोलो। 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स लिखा है, क्या इसका मतलब ये वो कोइंसाइड करते अच्छा हैं? चलो ठीक है, एक काम करते हैं। खैर तुमने भी नहीं दिया जवाब, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे से बात जो है उससे निकलवाता हूँ ना। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सिक्यूटिव मान्या? मतलब उसके बाद जस्ट वही आता है, नेक्स्ट वो है। तो तुम खुद बोल रही हो कि उसके बाद में वो आता है, हाँ और तुम कोइंसाइड, तो फिर बेटा बाद में आता है तो कोइंसाइड कैसे करेगा? हाँ मतलब हाँ। अच्छा चलो छोड़ो यार, ठीक है, टाइम है और मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा हूँ, मेरी हंसी बढ़ती जा रही है। एक बात बताओ, ट्रेवल तुम सबने किया है, जाते हो, अभी शायद आने लग जाए धीरे धीरे आंसर। ट्रेवल करते हो तो रास्ते में किलोमीटर स्टोन्स तो देखे हैं क्या, देखे हैं या नहीं देखे? या मुझे ऐसा लगता है कहीं वो नए हाईवे बनाने के चक्कर में सब उड़ा दिए। नहीं देखे तो सर, होंगे, देखे हैं, है ना। गाड़ी में जाते हैं, कुछ जाते हैं तो पत्थर लगे हुए होते हैं। सोचो, जा रहे हो आप, कहीं जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, कुछ लिखा हुआ है 120 किलोमीटर, फिर उसके आगे जाते हो तो क्या लिखा होता है बताओ? थोड़े कम किलोमीटर्स बाकी है पहुंचने के लिए। मान्या ऐसा थोड़ा ना होता है। अच्छा, वाई आर दे कॉल्ड किलोमीटर स्टोन्स? बताने के लिए कि कितने किलोमीटर्स बाकी हैं टू द डेस्टिनेशन। एंड वो जो लगे होते हैं, वो तुम इमेजिन करो क्या, कैसे लगे होते हैं वो, मतलब रोड के ऊपर। मतलब कैसे का मतलब ये नहीं कि हाँ सर ऐसे गोल लगे हुए हैं, ये नहीं, कैसे लगे होते हैं का मतलब किस हिसाब से लगे होते हैं। वो कहीं भी लगा देते हैं क्या कि ये यहाँ ऐसा है वैसा है? रोड के साइड में। रोड की साइड। ओह माय गॉड, बोल मुकुल। सर दोनों किलोमीटर स्टोन्स के बीच में 1 किलोमीटर अपन डिस्टेंस ले लेंगे। अरे बच्चों, किलोमीटर स्टोन का मतलब होता है जो 1-1 किलोमीटर के बाद लगे हुए होते हैं बेटा। आप गाड़ी चलाते हो, अब देख लेना, तभी तो कह रहा हूँ कुछ तो देखा करो यार लाइफ में। पढ़ाई किताबों के अलावा बाहर निकले भी कुछ देखा करो। मैं तो टीचर हूँ, बट मैं हमेशा यही कहता हूँ किताबों में मत घुसा करो, किताबों से बाहर भी निकला करो। अबे कई लोग जो है ना बड़े खुश हो रहे होंगे, सर हम तो घुसते ही नहीं है, आप तो जो कह रहे हो तो बाहर ही रहते हैं। वो भी गलत है भाई, दोनों चीजें जरूरी है। तो अपन जब बच्चों हाईवे पर जाते हैं तो किलोमीटर स्टोन 1-1 किलोमीटर के बाद में लगे हुए होते हैं यार। लिखा होता है पहले 110 किलोमीटर दिल्ली, थोड़ा आगे बढ़ते हो तो लिखा होता है 109 किलोमीटर दिल्ली। तो क्या हुआ दोनों के बीच का डिस्टेंस? कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन, एक के बाद 1 किलोमीटर स्टोन, 1 किलोमीटर के बाद ही तो लगे हुए होंगे बच्चों, समझे क्या? तो अब अभी भी किसी समझ में नहीं आया तो आई कैन नॉट हेल्प इट, बट आप देखिए ना। अब आप बताइए कि इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री कहाँ की?
क्वेश्चन तो वही है यार जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि पूरी क्लास गच्चा खा गई सिर्फ इतनी सी बात पे। तो मैंने आपको आज की क्लास के शुरू में क्या कहा था कि क्वेश्चंस तो वही होंगे। अब ये किताब में है नहीं, अब मान लो तुमने पढ़ा नहीं, मैंने बताया नहीं, तो तुम कहां से कर लोगे बोर्ड के एग्जाम में जाके, उसमें पढ़ाई कहां से काम आ जाएगी। अरे इतनी ऐसी चीजों के बारे में तो अवेयर होना चाहिए। तो मैंने आपको एटलीस्ट अब अवेयर करा दिया, तो आपको डबल काम हो गया, आपको ये क्वेश्चन भी आ गया, और अब कम से कम आप ध्यान रखोगे कि किलोमीटर स्टोन का मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर के बराबर क्या होता है, ठीक है। और इसी के साथ में एक 30 सेकंड की बात और समझा देता हूं, ये मैं क्वेश्चंस भेजूंगा आपको, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन के अलावा मैं क्वेश्चन